हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसए एकेडमी। तो आज मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन के बारे में। अब इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि एक स्टैचूट होता क्या है, और वो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। आगे आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अब देखते हैं स्टैचूट क्या होता है। जब लेजिस्लेचर की कोई विल होती है, लेजिस्लेचर को अपनी कोई मर्जी दिखानी होती है, तो वो स्टैचूट के जरिए से वो दिखाता है। स्टैचूट एक फॉर्मल रिटन इनैक्टमेंट होता है जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी करती है किसी कंट्री के लिए, स्टेट के लिए या सिटी के लिए। इसका नेचर अलग अलग हो सकता है। इसमें कोई कमांड हो सकती है, कोई चीज़ प्रोहिबिट कर सकता है, कोई चीज़ परमिट कर सकता है, या फिर कोई नई पॉलिसी को डिक्लेयर कर सकता है। अब अगर हमें स्टैचूट के बारे में जानना है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसको इनैक्ट करने के पीछे रीज़न क्या है, और उस रीज़न को जानने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट गाइड है जब हम इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन के बारे में जान लेते हैं। तो अब इंटरनल एड्स क्या होती हैं, जैसे प्रीएम्बल, टाइटल, मार्जिनल नोट्स, हेडिंग, प्रोविजोज, इलस्ट्रेशंस एंड मेनी मोर, जिनके बारे में अब हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट इंटरनल एड है टाइटल। टाइटल दो तरीके का होता है, एक शॉर्ट टाइटल हो सकता है और एक लॉन्ग टाइटल हो सकता है। शॉर्ट टाइटल का मतलब सिर्फ इतना होता है जहाँ पे आपको सिर्फ ईयर ऑफ पासिंग बता दिया है एक्ट का, जैसे इंडियन पिनल कोड 1860। तो अब आपको ये पता चल गया कि इंडियन पिनल कोड जो है वो 1860 में इनैक्ट हुआ था, बस। इसके सिवा आपको इस टाइटल से पढ़ के कुछ नहीं पता चला। तो इसका मतलब कि शॉर्ट टाइटल जो है वो सिर्फ एक्ट को आइडेंटिफाई कराता है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ईयर ऑफ पासिंग, और उसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन, कोई रोल वो नहीं प्ले करता है। इंटरप्रिटेशन में हम शॉर्ट टाइटल से कुछ नहीं समझ सकते हैं, हम उसका क्लियर मीनिंग जो है इससे नहीं समझ सकते हैं। शॉर्ट टाइटल हमें इसके मीनिंग को एक्सटेंड करने में मदद नहीं करता, ठीक है। इट इज़ मियरली फॉर योर कन्वीनियंस कि आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये कब आया था, दैट्स ऑल। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, वैशर एंड सन्स वर्सेस लंदन सोसाइटी ऑफ कंपोजिटर्स। इसमें ये बात बोली गई थी कि एक स्टैचूट को टाइटल देना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें रेफरेंस की ज़रूरत होती है। तो ये बताया गया कि जो शॉर्ट टाइटल होता है वो एक काइंड ऑफ निकनेम होता है, जिससे हम आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं बट डिस्क्राइब नहीं कर सकते, हमें डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता। ओके, तो जो शॉर्ट टाइटल होता है इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर इंटरप्रिटेशन बट इज़ अ वेरी वेल पार्ट ऑफ द स्टैचूट, क्योंकि उसे हम स्टैचूट से अलग तो नहीं मान सकते। द नेक्स्ट पार्ट इज लॉन्ग टाइटल। क्योंकि टाइटल के दो पार्ट्स हैं तो लॉन्ग टाइटल बिल्कुल फेयरली हमें फुल फ्लेज डिस्क्रिप्शन दे देता है, क्योंकि ये जनरल पर्पस क्या है एक्ट का ये हमें वो बता देता है। ये एक तरीके से इंटरनल पार्ट होता है स्टैचूट का, और इससे हमें स्टैचूट की हेडिंग, मतलब स्टैचूट की हेड क्या, टाइटल है क्या, पर्पस है, वो जानने में बहुत मदद मिलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो CRPC है 1973, ये तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 इज शॉर्ट टाइटल। अब इसके लॉन्ग टाइटल में क्या लिखा हुआ है, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर। अब यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में ये एक्ट है, तो ये होता है लॉन्ग टाइटल। यहाँ पे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है मनोहर लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब इस केस लॉ में क्या बात बताई गई थी कि जो लॉन्ग टाइटल होता है उस पर हम पूरी तरीके से रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें एक गाइड दे देता है कि इस एक्ट का स्कोप क्या है। उस स्कोप के बारे में हम लॉन्ग टाइटल से बहुत अच्छे से क्लियर मीनिंग हमारा रिफ्लेक्ट वहाँ से हो सकता है। द नेक्स्ट इंटरनल एड इज द प्रीएम्बल। न्यू वर्ड नहीं है हमारे लिए, हम बहुत अच्छे से जानते हैं प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी। तो प्रीएम्बल से जनरली जो एक्ट है वो स्टार्ट ही प्रीएम्बल से होता है, और जनरली प्रीएम्बल बहुत स्मॉल होता है। आप सबने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी प्रीएम्बल देखा होगा, वो बहुत स्मॉल होता है। तो प्रीएम्बल का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो एक विंडो होती है जिससे आप स्टैचूट के अंदर पीप इन कर सकते हो और आप देख सकते हो कि स्टैचूट किस बारे में है, दैट्स इट। प्रीएम्बल जो है, प्रीएम्बल इज द एक्ट इन अ नटशेल। आपको उससे पता चल जाएगा, बस ये एक प्रिपेरेटरी स्टेटमेंट होती है जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसमें क्या क्या होता है। और बाय चांस अगर आपको लगता है कि एक्ट की लैंग्वेज जो है वो वेग है, आपको क्लियरली समझ नहीं आ रहा है, तो फॉर श्योर आपको प्रीएम्बल पढ़ लेना चाहिए पहले, क्योंकि प्रीएम्बल से आपको एक बहुत ही क्लियर शॉट आइडिया हो जाएगा कि ये क्या है। तो ये इंटरनल एड जो है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें हमारे पास एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है काशी परासर वर्सेस उत्तर प्रदेश। इसमें क्या होता है कि ये बोला है कि प्रीएम्बल जो है कभी भी एक्ट के मीनिंग को डिफीट नहीं कर सकता। ये एक की होती है, एक चाबी होती है जिससे आप स्टैचूट की इंटरप्रिटेशन के ताले को खोल सकते हो। तो उसको आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और बेनिफिशियल होता है ऑब्वियसली। नेक्स्ट इंटरनल एड है हमारे पास हेडिंग। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हेडिंग भी दो टाइप की होती हैं।
एक हेडिंग हो गई विच इज़ प्रीफिक्स टू अ सेक्शन, और दूसरी हेडिंग हो गई विच इज़ प्रीफिक्स टू अ ग्रुप ऑफ सेक्शंस, मतलब एक जो सेक्शन से पहले आपको मिलेगी और एक ग्रुप ऑफ सेक्शंस से पहले आपको मिलेगी। तो ऑब्वियसली हम हेडिंग्स को भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनल एड है हमारे लिए। अगर हमारे पास कोई ग्रुप ऑफ सेक्शंस हैं, उन ग्रुप ऑफ सेक्शंस को पढ़ने के लिए अगर हम उनकी हेडिंग पढ़ लेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है ये जानना कि इन सेक्शंस में क्या है। तो उस टाइम पे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो जो हेडिंग होती है उन ग्रुप ऑफ सेक्शंस को पढ़ने के लिए एक प्रीएम्बल का काम करती है, कि हमने हेडिंग पढ़ ली तो अब हमें समझ में आ गया कि हाँ अब ये आगे आने वाले सेक्शंस किस बारे में है। एक एग्जांपल देती हूँ, आईपीसी में सेक्शन 378 टू 441 के ऊपर लिखा हुआ है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अब आपको पता चल जाएगा कि ऑब्वियसली इन सभी सेक्शंस में प्रॉपर्टी के खिलाफ जो ऑफेंसेस है उनके बारे में बताया और उनकी पनिशमेंट्स के बारे में बताया है। तो यहाँ पे आपको और ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हेडिंग से आपको क्लियरली पता चल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है यहाँ पे, दुर्गा थथेरा वर्सेस नारायण थथेरा। इसमें क्या होता है कि जो हेडिंग्स होती हैं वो एक प्रीएम्बल की तरह काम करती हैं, और लेजिस्लेचर जो है किसी भी सूरत पे हेडिंग्स को इग्नोर नहीं कर सकता है, क्योंकि हेडिंग्स जो हैं ये किसी भी एक्ट को, ऑब्वियसली किसी भी एक्ट के इंटरनल पार्ट को तो कंट्रोल नहीं कर सकती, बट हाँ उसको बांध के भी नहीं रख सकती इंटरनल पार्ट को, बट हमें एक एम्बिट दे देती हैं, पता चल जाता है कि सिर्फ इसी चीज़ के अंदर ये सारी चीज़ रिवॉल्व करेगी। नीचे आने वाले सेक्शंस जो हैं वो ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के ही होंगे, यहाँ पे ऑफेंसेस अगेंस्ट मॉडेस्टी ऑफ वुमेन नहीं आएगा। तो वो हमें यहाँ पे हेडिंग पढ़ के क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट इज मार्जिनल नोट्स। मार्जिनल नोट्स क्या होते हैं? जो किसी भी सेक्शन के साइड में प्रिंट किए जाते हैं, तो उससे हमें सेक्शन के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं वो हमें मार्जिनल नोट्स पढ़ के समझ आ जाता है। तो मार्जिनल नोट्स को हम साइड नोट्स भी कहते हैं। जनरली ये ड्राफ्टर्स डालते हैं, लेजिस्लेचर्स कभी भी किसी एक्ट में मार्जिनल नोट्स को इंसर्ट नहीं करते हैं। और ये जब ऐसा होता है कि हमें वर्ड जो है वो वेग लग रहे हैं, तो मार्जिनल नोट्स हमारे लिए एक बहुत रेलेवेंट फैक्टर होता है। उन्हें हम पढ़ लेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि किस एम्बिट में सेक्शन घूम रहा है, और हमारे लिए उसको समझना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो मार्जिनल नोट्स वो होते हैं जो जनरली साइड पे ही प्रिंट किए जाते हैं, और ये सेक्शन का क्या इफेक्ट होगा, सेक्शन की समरी की बात मैं नहीं कर रही हूँ, सेक्शन के इफेक्ट की समरी को मार्जिनल नोट्स हमें क्लियरली बता देते हैं। ऐसा कहा गया था कि ये स्टैचूट का पार्ट नहीं होते हैं, तो इन्हें कंसिडर नहीं किया जाएगा। फिर एक केस लॉ आया, एसपी गुप्ता वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें यह बात बोली गई कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, तो उनमें आर्टिकल्स हैं और उनके जो मार्जिनल नोट्स हैं वो ऑब्वियसली एक पार्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वो इसीलिए डाला ताकि हम ये जब कोई भी सेक्शन हम आर्टिकल पढ़ रहे हो तो उस पार्ट में हमें क्या इफेक्ट्स हैं हमें वो मार्जिनल नोट्स से पता चल सके। तो जब लैंग्वेज प्लेन है सेक्शंस की और हमें मार्जिनल नोट्स से वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है, जो प्लेन लैंग्वेज है वो मार्जिनल नोट से कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है, तब हम मार्जिनल नोट्स को समझ सकते हैं ये देख के कि ये इस आर्टिकल का इफेक्ट है। इसका मतलब ये आर्टिकल किस तरीके से लागू होएगा, वो लागू होने के बाद जो इफेक्ट है वो हमें मार्जिनल नोट्स से पता चल सकता है। नेक्स्ट इज पंक्चुएशन। पंक्चुएशन इंग्लिश ग्रामर में सबने पढ़ी होगी। तो पंक्चुएशन का क्या मतलब होता है? जनरली जो हम सब पढ़ चुके हैं, कोलन, कॉमा, फुल स्टॉप, सेमी कॉलन, डैश, हाइफन, ब्रैकेट्स, यही सब चीज़ें होती हैं। तो अब क्या होता है कि ये पहले वाले जो स्टैचूट्स बनते थे उनमें पंक्चुएशन नहीं आती थी। ये अब मॉडर्न एरा है, तो मॉडर्न स्टैचूट्स में ही पंक्चुएशंस को इंसर्ट किया जाता है। पंक्चुएशंस को कभी कभी स्टैचूट्स की कंस्ट्रक्शन में इग्नोर भी कर दिया जाता है, डिसरिगार्ड भी कर दिया जाता है, क्योंकि कभी कभी कोर्ट जो है वो पूरा प्रोविजन पढ़ लेता है और ऐसा हो सकता है। बट ऑब्वियस अगर आपको पूरा प्रोविजन बिल्कुल क्लियर है, पंक्चुएशन के बिना आप इजीली पढ़ पा रहे हो, तो फिर पंक्चुएशन लगा के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए कोर्ट ने भी ये चीज़ डिसाइड करी थी कि जब वर्ड्स क्लियर हैं तो हम पंक्चुएशंस को बिना इंपॉर्टेंस दिए हम इसे आगे पढ़ सकते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट केस लॉ हमारे सामने आया, अश्विनी कुमार घोष वर्सेस अरविंदा बोस। अब इसमें क्या हुआ कि पंक्चुएशंस को हमें कंट्रोलिंग एलिमेंट नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि पंक्चुएशंस जो है वो हमारे मीनिंग को कंट्रोल नहीं कर सकती। ये सिर्फ एक माइनर एलिमेंट है जिस पे अगर कोर्ट चाहे तो थोड़ी सी अटेंशन दे सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर कोर्ट रीड कर रहा है तो बीच में सेमी कॉलन आया तो कोर्ट वहाँ पे उस सेमी कॉलन को ध्यान देते हुए फिर रीड करे, क्योंकि ये अंडरस्टूड बात है कि वो लग गया तो वो चीज़ें अलग अलग हैं। तो इसीलिए अगर आप प्लेन लैंग्वेज को प्रॉपरली पढ़ते जा रहे हो पूरा अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, आपको नहीं लग रहा कि पंक्चुएशंस को यूज़ करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे पंक्चुएशंस हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती हैं। नेक्स्ट इंटरनल एड इज इलस्ट्रेशंस। हम सब लोग एग्जाम में इलस्ट्रेशंस तो लिखते ही हैं, तो हमें पता है क्या होता है। इलस्ट्रेशंस बहुत वैल्यूएबल होते हैं। जब हमें कोई भी सेक्शन को उसके प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करना होता है तो इलस्ट्रेशंस से हम कर सकते हैं।
एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट इसमें आपको ध्यान रखनी है कि इलस्ट्रेशंस हमारी लैंग्वेज को कभी भी मॉडिफाई नहीं कर सकते, कभी भी हमारे एम्बिट को एक्सपैंड नहीं कर सकते, कभी भी हमारी बोली हुई किसी बात को कर्टेल नहीं कर सकते। तो आप किसी भी पॉइंट के बाद जब इलस्ट्रेशन लिखते हैं तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है कि आपने जो पॉइंट लिखा है आप उसको एज एन एग्जाम्पल, एज एन इंस्टेंस इलस्ट्रेशन में दे रहे हैं। उस इलस्ट्रेशन में आप उस पॉइंट को बदल नहीं सकते हैं और उसका एम्बिट बढ़ा भी नहीं सकते हैं। तो इलस्ट्रेशन अगर आप ऐसा करते हैं, ऑब्वियसली इलस्ट्रेशंस तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं किसी भी स्टैट्यूट की वर्किंग और एप्लीकेशन को समझने के लिए। तो किसी भी केस में हमें इलस्ट्रेशंस को रिजेक्ट तो करना ही नहीं चाहिए, हमें उन्हें बट ऑब्वियस रीड करना चाहिए ताकि हमें एक सिंपल क्लैरिटी और ज़्यादा मिल जाती है कि इस प्रोविजन में क्या लिखा हुआ है। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है महेश चंद्र शर्मा वर्सेस राजकुमारी शर्मा। इसमें यह बोला गया था कि इलस्ट्रेशंस जो है वो सेक्शंस का पार्ट होते हैं और ये हमें प्रिंसिपल्स को समझने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, तो इनको हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इंटरनल एड इज एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो एक्सेप्शंस क्या होते हैं कि जब हमें कोई भी चीज़ किसी भी प्रोविज़न में कोई बात ऐसी लिखी होती है जिसमें कोई स्पेशल क्लॉज आना होता है, तो उस स्पेशल क्लॉज के लिए हम एक्सेप्शन को वहाँ पे डालते हैं। एक्सेप्शन हमें बता देता है कि ये जो चीज़ मैंने बोली है ये मेन प्रोविज़न में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 300 है आईपीसी का, उसमें 5 एक्सेप्शंस है। अब 5 एक्सेप्शंस जो हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर जो मेन ऑपरेटिव पार्ट है, जो इनैक्टमेंट का मेन ऑपरेटिव पार्ट है, अगर उसके साथ जो हमारा ये एक्सेप्शन वाला पार्ट है इसके और ऑपरेटिव पार्ट में बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है या कोई भी रेपग्नेंसी आती है तो ऑपरेटिव पार्ट को ही हम लागू करेंगे। ये बात बोली गई थी कलेक्टर ऑफ कस्टम्स वर्सेस मेसर्स मोदी रबर लिमिटेड केस में कि अगर कभी ऑपरेटिव पार्ट में और एक्सेप्शनल पार्ट में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो ऑपरेटिव पार्ट के ऊपर हम रिलाय करेंगे और एक्सेप्शनल पार्ट को हम इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। ऑल दो एक्सेप्शंस पार्ट को लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एक सेविंग क्लॉज के साथ, वो भी हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है सेविंग क्लॉज, बट आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि एक्सेप्शन का मतलब है जब एक स्पेशल राइट होता है, जब एक स्पेशल पार्ट होता है जो उस प्रोविजन में बताया जाता है तो वो हम स्पेशल केस एक्सेप्शंस में डालते हैं। नेक्स्ट इंटरनल एड इज प्रोविजोज। अब प्रोविजोज क्या होते हैं कि प्रोविजोज किसी भी इनैक्टमेंट में डाले जाते हैं ताकि हम उस एक्सेप्शन को डाल सकें। तो प्रोविजोज जो होते हैं एक्सेप्शन को लिखने के लिए एक पार्ट बनाया जाता है, उसमें हम एक्सेप्शन को लिखते हैं तो उस पार्ट को हम प्रोविजोज बोलते हैं। वेरी क्लियर, प्रोविजोज जो है हमें इंक्लूड करना ज़रूरी होता है। अगर हम प्रोविजोज को हटा देंगे तो हम उन स्पेशल केसेस को जो हम एक्सेप्शन के तौर पे डालते हैं वो हम नहीं डाल पाएंगे। तो हम प्रोविजोज को यूज़ करते हैं ताकि जो स्पेशल केसेस हैं उन्हें हम जनरल केसेस से अलग कर सकें और उन्हें अलग कॉलम बना के हम वहाँ पे डाल सकें। तो ये किसी भी इनैक्टमेंट का स्कोप बढ़ाता नहीं है, हाँ, बट इसकी इंटरप्रिटेशन में बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंस होती है क्योंकि ये फेवर करता है। अगर कोई भी हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, किसी भी स्टैट्यूट की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली हमारे पास जनरल केसेस भी होते हैं और स्पेशल केसेस भी होते हैं। तो उन स्पेशल केसेस को बनाने के लिए हमें एक्सेप्शंस बनाने पड़ते हैं। अब उन एक्सेप्शंस को लिखने के लिए कोई जगह तो हमें मिलनी चाहिए, तो वो जगह, वो स्पेस हमें प्रोविजोज प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे आईपीसी के काफ़ी सेक्शंस में आप देखोगे आपको प्रोविजंस मिलेंगे, वो प्रोविजंस ही प्रोविजोज होते हैं। तो वो रीजनेबल इंटरप्रिटेशन होती है और उनको हम आइसोलेशन में बिल्कुल नहीं रख सकते, उन्हें सेक्शंस के साथ पूरे तरीके से पढ़ना हमारे लिए बहुत मस्ट होता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट केस लॉ भी है विनेश कुमार वर्सेस शांति प्रसाद। इसमें यह चीज़ बोली गई कि प्रोविजोज जो हैं किसी भी जो स्टैट्यूट है उसके कंटेंट को डिफीट नहीं कर सकते। इनका पर्पस सिर्फ इतना ही होता है कि ये एक्सेप्शंस के लिए एक जगह बना सकें और एक्सेप्शंस को वहाँ पे लिखे जाने के लिए उनको कंसिडरेबल स्पेस प्रोवाइड कर सकें, दैट्स ऑल। प्रोविजोज के होने से हम ये चीज़ भी समझ सकते हैं कि जो इसमें हमने एक्सेप्शन मेंशन किए हैं उनका और जनरल रूल का कोई रिलेशन है, बस। इसके सिवा प्रोविजोज का कोई और काम नहीं होता, ये इंटीग्रल पार्ट होते हैं सेक्शंस के लिए और ये एक्सेप्शंस को जगह देते हैं। नेक्स्ट इंटरनल पार्ट इज एक्सप्लेनेशन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा मुद्दा ही यहाँ पे आके खड़ा होता है। कोई भी स्टैट्यूट है उसका मीनिंग तो एक्सप्लेनेशन से ही हमें मिलेगा, तो जो वर्ड्स इसमें होते हैं वो एक एक्सप्लेनेशन होते हैं। ये एक पार्ट एंड पार्सल हिस्सा होता है इनएक्टमेंट का और ये इंसर्ट किया जा सकता है ताकि प्रोविजन का पूरा मीनिंग जो है वो समझ में आ सके और डबल मीनिंग
उसको रिमूव किया जा सके, ताकि ऐसा कुछ लोगों के दिमाग में ना जाए कि वो उसके ट्रू मीनिंग से भटक जाए। तो मेन पर्पस इसका यही होता है कि सपोर्ट दे दिया जाए, कि एक मीनिंगफुल एक जरिया मिल जाए लोगों को, जिससे वो इस चीज़ के एक्सप्लेनेशन को क्लियरली समझ सकें, इसमें क्या है, उसके नेचर को, उसके एस्पेक्ट को, जो भी चीज़ है, जो भी उसमें लीगल बातें हैं, उसे ईजिली समझ सके, उसका स्कोप कहाँ तक है वो समझ सकें। इसमें इंपॉर्टेंट केस लॉ है हमारे पास, बिहता कोऑपरेटिव डेवलपमेंट केन मार्केटिंग यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें क्या हुआ था कि प्रोविजन और एक्सप्लेनेशन के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया था, जिसमें ये बात बताई गई कि एक्सप्लेनेशन जो है वो एक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए है, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो ऑर्डिनरीली स्कोप को नहीं बढ़ाता है, वो सिर्फ हमें ओरिजिनल स्कोप के बारे में बताता है, तो वो मीनिंग को क्लियर करेगा। अगर मीनिंग क्लियर ही नहीं होगा तो प्रोविजोस का तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना, जब एक्सप्लेनेशन ही क्लियर नहीं है। तो यहाँ से ही कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया था कि एक्सप्लेनेशन मेन पार्ट है, मेन मुद्दा है, मसला सारा एक्सप्लेनेशन में ही है। तो अगर एक्सप्लेनेशन को आउटलुक नहीं दी जाएगी, तो ये सुपीरियर अगर एक्सप्लेनेशन को हम नहीं बनाएंगे, तो आगे फर्दर प्रोविजोस वगैरह कुछ भी पढ़ना हमारे लिए बिल्कुल ही बेकार बात हो जाएगी, और वो वेग मतलब एक लेवल तक पहुंच जाएगी कि अगर हम एक्सप्लेनेशन को नहीं समझ पाए तो हम आगे क्या ही पढ़ेंगे। तो एक्सप्लेनेशन हमारे लिए एक सुप्रीम और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है किसी भी स्टैट्यूट की इंटरप्रिटेशन में। नेक्स्ट इज सेविंग्स क्लॉज। सेविंग्स क्लॉज का क्या मतलब होता है कि ये जनरली कोई भी राइट्स होते हैं, रेमेडीज़, कोई भी प्रिविलेजेस जो मिल रही हैं हमें, उन्हें बचाने के लिए, वो हाथ से छीनी ना जाएं, उनको प्रोटेक्ट, सेविंग नाम इसमें यूज़ हो रहा है ना, तो उससे आपको ध्यान रखना है कि ये उन्हें सेव करने के लिए ये एक क्लॉज बनाया जाता है, जिसको बहुत इंपॉर्टेंट रखा गया है, और जिसको माना जाता है कि ये एक्सेप्शंस से तो बिल्कुल अलग है, क्योंकि एक्सेप्शंस में स्पेशल केसेस की बात की जाती है, और सेविंग क्लॉज जो है हमारे राइट्स को डिस्ट्रक्ट होने से, हमारी रेमेडीज़ को, हमारे प्रिविलेजेस को जो हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं, उनसे हमें बचाता है, वो सेविंग क्लॉज होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इंटरनल एड में दो चीज़ें और हैं, सेक्शंस और सब सेक्शंस। सेक्शन का मतलब होता है जो एक मेन पार्ट होता है, जिसे आप कभी भी स्टैट्यूट में से कट ऑफ या एलिमिनेट नहीं कर सकते, और सब सेक्शंस होते हैं जो किसी भी सेक्शन का डिवीजन होता है। तो यहाँ से आपको इस चीज़ के बारे में भी क्लियर हो गया होगा, और यही सारी इंटरनल एड्स हैं जिनके बारे में आपको इजीली पता चल चुका होगा कि इंटरनल एड्स क्या होती हैं एक स्टैट्यूट की इंटरप्रिटेशन को प्रॉपरली समझने में। आई होप आपको वीडियो क्लियर होगी। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।